एक शाम खोताचीवाड़ी की तंग गलियों में बुलडोजर की गर्जना गूंज रही थी। धूल उड़ रही थी, लेकिन बुलडोजर अभी तक सिर्फ धमकी भर था। सामने खड़ी थी श्रीमती वासले, आंखें बड़ी बड़ी, आवाज में आग। जो बुलडोजर लेकर आते हैं वो मकान गिराते हैं, लेकिन खोताचीवाड़ी को गिराना है तो पहले यहाँ की कहानियाँ गिरानी पड़ेंगी, यहाँ के लोगों की यादें गिरानी पड़ेंगी। कौन सा बुलडोजर ऐसा कर पाएगा? ये जगह कोई साधारण मोहल्ला नहीं है। यहाँ की एक ईंट हटाने के लिए विरासत संरक्षण समिति के नियमों से जूझना पड़ेगा, यहाँ रहने वाले लोगों की भावनाओं से जूझना पड़ेगा। जूझते रहो, अच्छा लग रहा था ना तुम्हें? बड़ी बड़ी आंखें करके, इतने जोश से बड़ी बड़ी बातें करते हुए। लेकिन भूल गए हो तुम, मैं ज़मीन खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता, मैं तो लोगों को खरीदने आया हूँ। वह आदमी मुस्कुराया। मिसेस वासले, आपको खबर नहीं हुई क्या? आप पुलिस कॉलोनी में चली गई हैं। आपके पीछे पीछे मैंने खोताचीवाड़ी के हर छोटे बड़े दुकानदार, हर मकान मालिक को पहले ही पैसे का ऑफर दे दिया है। श्रीमती वासले ने होंठ काटे। तो फिर एक काम करते हैं, पूरे खोताचीवाड़ी को बुला लो, सबके सामने पूछ लो कि कौन बिकने को तैयार है। वह आदमी हंसा। मान गया मिसेस वासले, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। इस बार तुम जीती, अगली बार रविंद्र काका जीत जाएंगे, फिर सावन काका, फिर रुद्रा आंटी। जीते कोई भी, जीत खोताचीवाड़ी की ही होगी। श्रीमती वासले ने आंखें सिकुड़ीं। अगर अभी भी थोड़ी सी बात बाकी है तो उसे अदालत के लिए बचा कर रखो, हमारे साथ मत निभाओ। वह आदमी चला गया। गलियां फिर शांत हो गईं। कुछ दिन बाद सुभाष निवास के बड़े से हॉल में सफाई चल रही थी। दादा और राजा दोनों हाथ में झाड़ू लिए थे। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा था, पुराने बक्से, टूटे कुर्सियां, धूल भरी किताबें। बोर हो रहा हूं दादा, राजा ने कहा। ये सफाई का काम कब खत्म होगा? दादा ने हंसते हुए कहा, अब लगने लगा ना कि सुभाष निवास कितना बड़ा है। तू ही तो शिकायत करता था कि कितना शोर है, कितने लोग हैं, कितनी चहल पहल है। अब देख, सब शांत है, कोई नहीं है। राजा ने इधर उधर देखा। वही तो दादा, सब खाली हो गया है। हर कमरे में सामान ठूंसा हुआ है, जैसे घर का कचरा डिब्बा बना दिया हो। तभी ताही की आवाज आई, आ जाओ ना यहाँ, बाबा अभी कुछ दिन घर नहीं आएंगे। हेतल और मैं सासू माँ के कमरे में रह रहे हैं, बच्चे भी वहीं हैं। तुम लोग यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। राजा ने मना किया। नहीं ताही, वहाँ गया तो फिर सबके साथ रहना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूँ? मुझे भी चिंता होती है। ताही ने मुस्कुरा कर कहा, सुभाष निवास पर ताला नहीं लगेगा। जब बाबा लौटेंगे उन्हें ये घर जिंदा मिलना चाहिए, उसी उथल पुथल चहल पहल के साथ, ठीक वैसा जैसा उन्होंने छोड़ा था। दादा ने आंखें नम कर लीं। भावनात्मक दबाव डाल रही हो मुझ पर? ठीक है, रहने दो यहाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए मान रहा हूं कि तू अपनी पढ़ाई शांति से कर सके। ताही ने हंसते हुए कहा, कोई दबाव नहीं है, तू पढ़, शांति से पढ़, ऊपर से बंदिया भी आ जाएगा तेरी मदद करने। दादा ने झाड़ू फिर उठा ली। अभी कोई मदद नहीं करेगा, पहले सफाई पूरी करो। दूसरी तरफ शहर के दूसरे कोने में अन्विता का फोन बजा। दूसरी तरफ सोलंकी सर थे। हाँ सर, जिस काम के लिए बात की थी आज ही आ जाए। कल मेरी एक ज़रूरी मीटिंग है, काम आज ही निपटाना है। हो जाएगा सर, चिंता मत कीजिए। फोन अन्विता को दे दिया गया। हेलो श्वेता जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब हो जाएगा। पति पुलिस में होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, बाहर लोगों को सुरक्षित रखते हैं, घर में बीवी को बैरिकेड में रखने की आदत पड़ जाती है। श्वेता हंसी। संजय, देखा, तुम्हारी बीवी सब संभाल लेगी। संजय ने पूछा, कैसे? तुम्हारे पास टीम भी तो नहीं है। अन्विता ने शांत स्वर में कहा, संजय, गणपति में अकेले 300 लोगों का खाना बनाया था, 40-50 लोग तो संभाल ही लूंगी। खाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आप सिर्फ पार्टी की तैयारी कीजिए, 5 बजे से मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। फोन रखते ही संजय ने अन्विता से पूछा, तुम ये क्यों कर रही हो? लोग हमें अलग अलग समझते हैं, कुछ गड़बड़ हुई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। अन्विता ने मुस्कुरा कर कहा, और अगर गड़बड़ नहीं हुई तो मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहोगी, बस मेरी प्रतिष्ठा खराब ना हो। ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि गड़बड़ होने वाली नहीं है। उस शाम सोलंकी सर के फार्म हाउस पर सफ़ेद कपड़ों की पार्टी सजी थी। चारों तरफ युवा भीड़, हंसी ठिठोली, संगीत। अन्विता रसोई में व्यस्त थी, खाना गर्म रख रही थी, प्लेटें सजा रही थी। संजय दूर से नज़र रखे हुए था। वीर को उसकी माँ ने जबरदस्ती भेजा था। ये पार्टी नेटवर्किंग के लिए है। सोलंकी बहुत बड़े आदमी हैं, हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं। वीर ने मुंह बनाया। माँ, मैं पार्टी में तमाशा नहीं करना चाहता। तमाशा मत करो, बस जाओ और लोगों से मिलो। नैना भी आएगी, बचपन में तुम दोनों क्लब में मिलते थे। वीर ने सिर हिलाया। नैना, वो बहुत परेशान करने वाली है, बस जाओ, ये तुम्हारे पापा का ऑर्डर है। पार्टी में सोलंकी सर ने संजय का कंधा थपथपाया। तुम्हारी बीवी बहुत मेहनती है,
जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगे उसका तनाव खत्म हो जाएगा। खुश बीवी, खुश जिंदगी। फिर उन्होंने अपनी बेटी नैना को बुलाया। अन्विता, ये हमारी नैना है। खाना बहुत स्वादिष्ट है। अन्विता ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा। तभी वीर आया। नैना ने उसे देखकर हाथ हिलाया। हाय वीर, कितने दिन बाद मिले। वीर ने शिष्टता से अभिवादन किया, लेकिन उसकी नज़रें किचन की तरफ गईं। अन्विता व्यस्त थी, पसीना छूट रहा था, फिर भी चेहरा शांत। एक मेहमान ने शिकायत की, खाना ठंडा है। अन्विता ने तुरंत नई प्लेट सजाई। वीर ने दूर से देखा। उसका मन हुआ कि जाकर मदद करे, लेकिन वह रुक गया। पार्टी खत्म होने के बाद अन्विता थककर टेरेस पर गई। संजय वहां पहले से इंतजार कर रहा था। अन्वी, सब ठीक रहा ना? सब ठीक था, लोग तारीफ कर रहे थे। संजय ने उसे गले लगाया। आई रियली लव यू। अन्विता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में दूर कहीं कुछ और चल रहा था। खोताचीवाड़ी की गलियां, सुभाष निवास की खाली दीवारें और एक अनकही कहानी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। कहानी अभी बहुत लंबी थी। खोताचीवाड़ी बची रहेगी या नहीं, अन्विता का कैटरिंग का सपना पूरा होगा या नहीं, वीर और नैना की जोड़ी बनेगी या कुछ और होगा, ये सब आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन उस रात फार्म हाउस की रोशनी में हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। कोई जमीन बचाने की, कोई सम्मान की, कोई प्यार की। और खोताचीवाड़ी की पुरानी